अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा शनाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेठ साहब, आज की टॉप स्टोरीज़ में सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है वो मरीम नवाज़ साहिबा का पुलिस यूनिफॉर्म है। एक पासिंग आउट परेड में उन्होंने शिरकत की और उसकी वजह से उनको खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वो पुलिस वर्दी कानून के मुताबिक नहीं पहन सकती। इस पे तो आप बात करेंगे ही करेंगे, सोशल मीडिया पर तो ले दे चलती रहती है, लेकिन जिस मामले को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज समझा जा रहा है मरीम नवाज़ साहिबा के लिए वो है गंदम का बहरान, जिसमें छुपा है कोई तूफ़ान। मरीम नवाज़ साहिबा जब से वज़ीर आला पंजाब बनी है, ऐसा लगता है जैसे उनका फोकस ना आम आदमी के दिल में घर करना है। वो कभी कहीं पहुंच जाती हैं, बच्चों से मिलती हैं, ख़वातीन से मुलाकात करती हैं, सेंटर पहुंच जाती हैं ऐसा जिसमें ख़वातीन रेलेवेंट हो, उनके लिए इक़दाम कर रही हैं। हमने रमज़ान में देखा निगहबान रमज़ान पैकेज आया, इसके अलावा ये एम्बुलेंस, मुफ्त अद्वियात, अपनी छत, अपना घर, इस तरह के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे ऐसे लगता है कि वो आवाम की नब्ज़ पे हाथ रखना चाहती हैं। लेकिन वो चीज़ जिससे हर इंसान मुंसलिक है, चारों ना चार, या इंसान की मजबूरी है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिसकी वजह से जन्नत से निकाले गए, जी गंदम का दाना। गंदम बहरान, गंदम की ख़रीदारी में मसाइल, और जो इस वक्त टेंशन चल रही है कि कौमी असम्बली में भी डिस्कस हो रही है और इस पर सवाल जवाब हो रहे हैं, ये मरीम नवाज़ साहिबा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके ख्याल में वो इससे कैसे निकलेंगी या कैसे निपटेंगी? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। वो यूनिफॉर्म वाली बात बाद में कर लेते हैं। जी। तुमने छेड़नी ज़रूर थी ना। असल में बात उस पर हो रही है, मैं जानना चाहूँगी कि मरीम नवाज़ साहिबा ने ऐसा क्यों किया। अच्छा ठीक है, चले वो बात बाद में करते हैं। जी। ये आटे वाली बात बहुत अहम है। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि पहली मेजर क्राइसिस मरीम साहिबा के लिए है। उससे पहले तो वो जैसे भी आपने बताया कभी इधर यहाँ तक कि रोटी की कीमत कम करवाने खुद पहुंच गई, मुआयना करने वाले साहब के। मतलब है कि वो भी बड़ी अच्छी नेक ख्वाहिश थी जी। कि रोटी की कीमत कम की जाए, मगर वहाँ भी कुछ थोड़ा सा सेटबैक हो गया। उन्होंने तो सख्ती भी की, पुलिस को भी इस्तेमाल किया, समझाने की भी कोशिश की कि देखिए आवाम के लिए ये बेहतरी, आप अपने प्रॉफिट्स को कम रखें। मगर क्या हुआ, आखिर में कुछ लोगों ने बात मानी, कुछ लोगों ने नहीं बात मानी। लाहौर में बात मानी, पिंडी में नहीं मानी, पिंडी में बात मानी, लाहौर में नहीं मानी। लाहौर के एक इलाके में वो प्राइस लिस्ट लगा दी, मगर बेच रहे थे 20 रुपए पे, 25 रुपए पे। आप खुद कह रही हैं कि आपके इलाके में वजन कम कर दिया उन्होंने, कीमत तो कम की वजन कम कर दिया। तो मतलब ये है कि ख्वाहिश नेक थी, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। और अब जो लेटेस्ट खबर यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस एक पिटिशन के ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया कि आप ये 16 रुपए पे नहीं बेचेंगे जब तक अगली हेयरिंग नहीं होती, 6 मई तक। तो इसलिए वो नाकाम हो गई हैं। ये अच्छा इनिशिएटिव था, मगर वो नाकाम हो गई हैं। मैं समझता हूँ कि सोच लिया जाता पहले कि ये मुमकिन है। आजकल जिस तरीके से अदालतें बिहेव कर रही हैं, और तो वो प्रो हुकूमत नहीं है अदालतें। अदालतें बेसिकली एंटी हुकूमत। तो इसलिए ये मुझे तो तवक्को थी कि कोई ना कोई जाएगा और ये स्टे हो जाएगी। तो सोच लेते पहले कि ये इक़दाम करने से पहले कि अगर ऐसे हुआ तो क्या करेंगे। और फिर मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये हमारे हुक्मरानों को ब्यूरोक्रेटिक सॉल्यूशंस देती है कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ले लें, पसंद नहीं करनी। क्यों? क्योंकि गुड़ियाँ जो हैं, उसकी जो डोर है वो काटती है। तो इसलिए ये नहीं कि जी वो आप जाएं, कार्रवाई करें, लोगों को पकड़ के अंदर करें, कानून की बालादस्ती करें लोगों, और ये डोर ही ना बनने दें। ऐसी क्या बात है, आप टेररिस्ट को ढूंढ लेते हैं तो डोर जो बना रहे हैं उनको नहीं आपको पकड़ सकते। तो मगर नहीं, बैन ही कर दो, बसंत को ही बैन कर दो। तो ये ब्यूरोक्रेटिक सोल्यूशन था। अच्छा, ये भी ब्यूरोक्रेटिक सोल्यूशन थी, अपना काम कम कर दिया। हाँ कि जी हमें ना काम करना पड़े। तो होंदा तो होंदा, नहीं होंदा तो ना होंदा। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पंजाब हुकूमत के अंदर ब्यूरोक्रेसी का बहुत पावरफुल रोल है। और ये जो सारा कुछ है ना कि जी इधर भी जाएं, इधर भी जाएं, ये भी करें, इसमें भी ज़रूर मरीम बीबी खुद चाहती है कि इस तरीके से वो काम करें। अच्छा। मगर मेरा ख्याल है थोड़ा सा इनकरेज भी किया जा रहा है, और कि मीडिया के लिए ये बड़ी अच्छी फ़ोटो ऑप्स होती है कि आप नज़र आ रही हैं हर रोज़, इधर जा रही है, उधर जा रही है, और बड़ा नरम दिल है आपका आवाम के लिए, एंड सो ऑन। क्योंकि देखिए नून लीग को इस बात का तो एहसास है कि आवाम में उनकी कोई हमदर्दी नहीं रही ख़ास। जिस तरीके से वोटिंग हुई है उससे यही पता चलता है कि आवाम भूल गई है, ख़ासतौन पंजाब की, कि शरीफों ने पंजाब के लिए क्या क्या किया है। अच्छा। तो यही होता है, वक्त जो है वो बड़ा ज़ालिम है। मेमोरी भी वैसे भी, और मेमोरी भी जो है वो
बस है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो अब बात ये है कि अब ये जो उन्होंने ये आटा वाली जो बात शुरू हुई है, मुझे पता चला कि 8 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर साहिबा की और फार्मर्स एसोसिएशन के खालिद साहब जो हैं, अच्छा, और उनके साथ, जिसमें ये सारे प्रॉब्लम्स जो है उन्होंने फार्मर्स एसोसिएशन ने रखे उनके सामने कि ये हमारे मसले हैं, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा, और उनको ये वादा किया गया कि अगले 2-3 दिन के अंदर हम इनको हल कर लेंगे। 2-3 दिन। मगर वो अब 8वां दिन हो रहा है और उसके ऊपर कोई पेशकदमी नहीं हुई, जिसकी वजह से अब उन्होंने एहतजाज करना भी छोड़ दिया है। पहले तो उन्होंने एहतजाज किया गवर्नर हाउस के सामने इधर उधर, और अब वो उठ के चले गए इस्लामाबाद कि वहाँ जाके कोई पिटिशन करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को। पंजाब हुकूमत ने तो हैंड्स अप कर दिया है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, जो आप चाह रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। अब आइए कि ये चाह क्या रहे हैं और वो क्या नहीं कर सकते। देखिए, मसला खड़ा हुआ पिछले सितंबर में, जबकि केयर टेकर गवर्नमेंट ने कोई 3.5 मिलियन 35 लाख टन वीट गंदम इंपोर्ट कर ली जी। और वो प्राइवेट सेक्टर में, पास्को ने नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दे दी कि आप गंदम इंपोर्ट कर लें। उन्होंने रशिया, यूक्रेन, बल्गेरिया, इस किस्म के मुल्क जहाँ ज़्यादा वीट ग्रो की जाती है, वहाँ से उन्होंने गंदम इंपोर्ट कर ली और वो उनके स्टॉक्स में है। इस वक्त पास्को के पास 4 मिलियन से ज़्यादा, गवर्नमेंट के पास 4 मिलियन टन से ज़्यादा स्टॉक्स पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट ज़ाहिर है वो चाहेगी कि वो पहले वो बिके, क्योंकि पुराने स्टॉक्स हैं ना, वो पहले से निकले, जो नई वीट आएगी वो उसमें से ख़रीद के फिर वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में रखेंगी। मगर अब सूरत हाल ये है कि इस साल वो कहते हैं कि बम्पर वीट क्रॉप है। बम्पर से मुराद ये है कि कोई 30 मिलियन टन के करीब है, थोड़ा ऊपर हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है। हमारी टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो कहते हैं 30 से 31 मिलियन टन है। अच्छा, तो अब मसला तो कोई नहीं है। अगर 30 मिलियन टन प्रोड्यूस हुआ है और 3.5 मिलियन टन इन्होंने पहले इंपोर्ट कर लिया है, तो 2 मिलियन टन ज़्यादा हो गया या हो जाएगा जब पूरी गंदम आ जाएगी, तो वो ज़ाहिर है वो एक्सपोर्ट हो सकती है, वो स्मगलिंग भी होती है इस मुल्क में, तो इतनी बड़ी डील नहीं है। मगर प्रॉब्लम ये बना है कि वो जिन लोगों ने वो इम्पोर्ट की थी वो सस्ते रेट्स पे बेच रहे हैं ताकि उनकी वीट निकले, क्योंकि हमारा अपना क्रॉप आ गया। गवर्नमेंट ने 3900 पर 40 kg बैग रख दिए, 3900, मगर मार्केट के अंदर कहीं 30, 31, 32, 33, 34, 35 में भी जा रही है। तो फार्मर को तो नुकसान हो रहा है। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि फार्मर को नुकसान हो रहा है और आवाम जो है, जो फार्मर नहीं है, शहरी लोग, ख़ुसूसन शहर के लोग, और इस मुल्क की आबादी जो है वो कम से कम 50% से ज़्यादा अब शहरी हो गई है, उनको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि सस्ता आटा मिल रहा है उनको। 800 रुपये अभी रिसेंट, और गवर्नमेंट ने भी वो रिड्यूस कर दिया 800 रुपये से। मुराद ये है कि गवर्नमेंट ने भी रेट गिरा दिए उसके, तो आवाम का तो फ़ायदा हो रहा है, शहरी लोगों का। देहाती लोगों का जो कि खुद इस्तेमाल करते हैं उनको तो वैसे ही मिल जाती है क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो सरप्लस होता है बेचने के लिए वो है फार्मर। अब उस फार्मर को नुकसान होगा बिकॉज उसके फर्टिलाइज़र भी बढ़ गया, गैस भी, उसकी जो बिजली भी है वो भी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, पानी के रेट्स बढ़ गए हैं, सब कुछ बढ़ गया। तो इसलिए उनके इनपुट्स बढ़ गए हैं, उनकी कीमत उनको मिल नहीं रही है। इंपोर्ट जो की उसकी वजह से ये सारा गंद पड़ा। अब सवाल ये है, 2 बातें वो कह रहे हैं फार्मर्स। एक तो ये कह रहे हैं कि जी हमने हार्वेस्ट करनी शुरू कर दी है, तो 50% के करीब जो है वो बाहर आ गई है, वो पड़ी हुई है, बारिशें भी हुई हैं। उन्हें फिक्र है कि गीली हो जाएगी, उससे मॉइस्चर आ जाएगा, इसलिए वो कह रहे हैं उठाएं जल्दी से। 3900 आपने कहा उठाएं, गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दी, उठा नहीं रही। हाँ। पंजाब गवर्नमेंट भी नहीं उठा रही, फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं उठा रही, और भी नहीं उठा रहे। अच्छा, अपने क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास तो स्टॉक्स पड़े हैं, उन्होंने तो उठानी नहीं है। अब आई मसला कि फिर करें क्या। वो डरे हुए हैं कि जी एक तो हमें कीमत नहीं सही मिलेगी, दूसरी ये है कि हमारी कुछ ख़राब भी हो जाएगी बारिश के अंदर। हमारे उनके पास तो कोई स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। वो प्रेशर डाले हुए हैं कि जी जल्दी से उठाएं, 3900 पे उठाएं। मेरा ख्याल है वो 35 पे भी अगर गवर्नमेंट आज तैयार हो जाती है उठाने के लिए तो कहेंगे ले लें, 35 पे ही ले लें। वो मतलब इतने वो परेशान है फार्मर। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ अब पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि हम कहाँ से उठाएं। एक तो ये है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। उन्होंने कोई 350 अरब रुपए का पहले कर्जा लिया था। अच्छा। पिछले साल पंजाब हुकूमत ने टू बाय वीट, प्रोक्योरमेंट के लिए। वो कर्जा अभी तक वापस नहीं हुआ। निगरानों की बात कर रहे हैं। अच्छा। वो कर्जा अभी तक वापस नहीं हुआ। अब अगर इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा है कि हमें
आप इजाज़त दें कि हम कर्ज़ा और ले लें ताकि हम ये ख़रीद सकें। ओके। फेडरल गवर्नमेंट लेके बैठी हुई कि अभी नहीं दे सकते हमको, आपको इजाज़त। क्यों? आपने पहला कर्जा तो पूरा वापस नहीं किया। नंबर 2, IMF कहता है कि पंजाब हुकूमत के पास जो पैसे बच जाएंगे साल के आखिर में, वो सारे के सारे पैसे जो हैं उसमें से कम 250 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट को वापस करना है, क्योंकि वहाँ खसारा है जिसे कहते हैं ना सरप्लस, प्रोविंशियल सरप्लस को वापस करना है। ओके। एक तरफ पंजाब हुकूमत को और ये प्रेशर है कि जी 250 अरब आपने याद रखिएगा कि वो वापस करना है, जुलाई जून में वापस करना है। दूसरी तरफ ये है कि उनके पास उनको कर्जा लेने की इजाज़त नहीं है कि वो अभी फेडरल गवर्नमेंट दे नहीं रही है, IMF ने रोका हुआ है। तो क्या करें? क्या करें? तो ये क्राइसिस है। अब मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत से साइड्स हैं। एक तो फार्मर्स लॉबी है, फिर आवाम का भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट्स ने वॉच करना होता है, फिर गवर्नमेंट के पास अपने IMF के प्रोग्राम के तहत पैसे भी कमी है। पैसे तो हैं, मगर सवाल ये है कि अगर इस पे लगा दिए तो फिर किसी और डेवलपमेंट काम के लिए नहीं रहेंगे। फिर मरियम बीबी जो और बहुत से काम करना चाहती है उसके लिए पैसे नहीं रहेंगे, सारे यहीं चले जाएंगे। और कर्जा लेने के लिए भी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही। तो मैं समझता हूँ इस किस्म के इश्यूज़ हैं। अच्छा, अब सोल्यूशन आपने कहा, जी बताएं। ठीक, सोल्यूशन यही थी कि इसको 10 दिन हो गए हैं, 8वां दिन जा रहा है, 9वां दिन जा रहा है। अच्छा। अभी तक एक मीटिंग हुई है सिर्फ चीफ मिनिस्टर की विद द फार्मर्स, और एक बिलाल साहब की जो कि उनके फूड मिनिस्टर हैं, उनकी मीटिंग हुई है। ठीक। और उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कह दिया कि अब हम अभी नहीं उठाएंगे हम। अच्छा, वो ये नहीं कह रहे हमारे पास पैसे नहीं है, फिर तो मसला और गंभीर हो जाएगा ना, और फार्मर तो बिल्कुल ही बेचारा परेशान हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं जी अभी तो आपके गंदम के अंदर मॉइस्चर 10% से ज़्यादा नमी है, तो इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो सूख जाए, तो फिर वज़न उसका सही होगा तो उठाएंगे। तो इस किस्म के इश्यूज भी चल रहे हैं। राना तनवीर साहब ने भी ये एक्सप्लेनेशन ये भी दिया। अच्छा, अब बात ये है कि इशू कुछ और है, जो मैंने अभी कहा, इशू पैसे का है। फंड्स नहीं है, और फंड्स के लिए कोई ना कोई कुर्बानी करनी पड़ती है। फलानी चीज़ नहीं हो सकती, फलानी चीज़ नहीं हो सकती, ये करना है। इसलिए उन्होंने छोड़ दिया फ्री मार्केट पे। ओके। फ्री मार्केट पे अब आप छोड़ेंगे तो किसानों को नुकसान, होगा। सीधी सी बात है, बेचारा किसान जरा देर गंदम को रख नहीं सकता। अभी भी वो 1100 नुकसान पे बेच रहे हैं, तो वो अभी वो बेचना शुरू कर देगा, फिर निकालो। तो वो इसके फिर अपने नुकसान है। वो क्या? अगले साल एक किसान सोचेगा यार 9.5 तो पिछले साल हाथ हो गया, नुकसान हो गया। मैं एग्जांपल देता हूँ, आयशा तुम्हारी ज़मीन है 100 एकड़। अच्छा, पता नहीं है कि नहीं है, मगर एग्जांपल तो देना। बिस्मिल्लाह का फर्ज करने में क्या हर्ज है? अच्छा, तुम्हें ठेका मिल रहा है उसके ऊपर से, तुम्हें लाख रुपए साल का पर एकड़ ठेका मिल रहा है, ठीक है? तो 100 एकड़ है, 1 करोड़ रुपया तुम्हें भी ठेका मिल रहा है। अच्छा। तुम्हारा अब ठेका जो है वो गंदम आ गई है, सब कुछ आ गया, तुम गई हो ठेकेदार को पैसे दे मेरे जी। वो कहना जी मेरी विकिया कोई नहीं, मैं तुम्हें पैसे कितों दे। तो एक तो तुम्हारा पारा चढ़ गया, लो भी मेरे घर के खर्चे नहीं पूरे हो गए, मेरे पैसे दे। वो कहना जी मैं मेरा विकेगा तो थोड़े पैसे देंगा। आगे आइए, अगले साल जब बीज बोना है, लोग वो कहेंगे, फार्मर कहेगा यार पिछले साल तो 2 साल तो साढ़े हाथ हो रहे हैं, सही, छोड़ दो यार, कुछ और उगा लेते हैं। क्या? शुगर केन। सारे भागते हैं शुगर केन की तरफ, क्योंकि कैश क्रॉप है, सब्सिडी मिलती है। बड़े पाकिस्तान के सारे सबसे बड़े सियासतदान और सरमायादार शुगर में हैं, वो तो कभी नुकसान होने नहीं देते। बिल्कुल सही। तो वो तो कहते हैं जी शुगर ही शुगर, और जो ज्यादा हो जाए तो एक्सपोर्ट कर दो, नहीं तो सानू सब्सिडी दे, सारे खाते हैं उसमें। तो वो क्या होगा कि गंदम के ऊपर जो एकरेज है वो कम हो जाएगी और शुगर के ऊपर बढ़ जाएगी। अब शुगर जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट की सब्सिडी फिर बढ़ जाएगी। जब शुगर आपकी क्रॉप आएगी तो उसको करना पड़ेगा, तो आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी उसको, वहाँ आपके पैसे निकल जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि शुगर केन के साथ ज़मीन का बड़ा नुकसान है। इस मुल्क में शुगर केन की इंडस्ट्री होनी नहीं चाहिए थी। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर वो शुगर केन नहीं बनाते, वो क्यूबा से ख़रीदते हैं। वो क्या नहीं बना सकते? इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड कंट्री इन द वर्ल्ड। जैसे रशिया है या यूक्रेन है, द ब्रेड बास्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका इज़ ऑल्सो द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड इन मैनी वेज। मगर वो शुगर केन नहीं बनाते, वो कहते हैं क्यूबर से सस्ती मिलती है, वहाँ से ले लेंगे। हम भी इम्पोर्ट करें, शुगर तो सस्ती है। हमने अपने सियासतदानों को मोटा करने के लिए, सियासतदानों ने अपने लिए ये कानून बना लिए। अब उसके अंदर हमारे कुछ रियासत के अदारे भी घुस गए, वो भी 4 पैसे बना रहे हैं। तो इसलिए शुगर इंडस्ट्री इज़ द किंग इंडस्ट्री। ये सियासतदान को बनाती है, सियासतदान फिर आगे शुगर बनाते हैं, शुगर फिर उनको बनाती है और ये साइकिल चलता रहता है। एक
ऐसी चीज़ है जिसकी हमें बिल्कुल यहाँ ज़रूरत नहीं है कि उसको हम प्रोड्यूस करें, वो है शुगर केन। और वो सबसे ज़्यादा उसकी अहमियत है, उसको बचा के रखा हुआ है सेक्रेट काउ। अच्छा, तो ये देखिए, ये जो सब सिस्टम है ना, अगर फार्मर को वीट की कीमत नहीं सही मिलेगी तो अगली बार वो कम उगाएगा और फिर आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और पता नहीं उस वक्त वीट क्राइसिस क्या है क्या नहीं है, और हर साल कहीं ना कहीं क्राइसिस हो जाती है। आप या ज़्यादा मंगवा लेते हैं या कम मंगवाते हैं। आपकी जो हुकूमत है, अदारे हैं, उनको ये नहीं पता किस टाइम पे कितनी मंगवानी है, उनके पास कैलकुलेशंस ही नहीं होती। इस दफ़ा फिर ये किया ना, पहले भी ये क्राइसिस हुई थी ना इमरान खान के ज़माने में, उनके ज़माने में तो रिपोर्ट भी आई और नाम भी आया, और अब ये इसके ऊपर भी तफ्तीश हो रही है कि ये कमेटी बना दी है वज़ीर आज़म साहब ने, इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे दिया, 3 मिलियन टन की इजाजत दे दी। हालांकि इतने स्टॉक्स थे आपके पास, तो आपने क्यों? तो उस वक्त जाहिर है फोरकास्टिंग गलत होगी। मैं ये समझता हूँ कि मरियम बीबी को चाहिए था उसी वक्त जब ये क्राइसिस आई थी, क्योंकि ये लोग पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनको चाहिए था उसी वक्त उठते और जाते इस्लामाबाद, शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठते और कहते एक फ़ैसला करें, ये ना आप अफोर्ड कर सकते हैं ना पंजाब अफोर्ड कर सकता है, इसका सलूशन निकालें। एक ही सफ़े पे खड़े हो के एक ही बयानबाजी हो। ये नहीं कि राना तनवीर एक बात कह रहा है और हम दूसरी बात कह रहे हैं, या वो आपको आके कुछ कहें और हमें कुछ कहें, और फौरी तौर पे विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स एक फ़ैसला करें एंड स्टिक टू इट। मगर वो नहीं हुआ, अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ। इस्लामाबाद कभी इधर होता है कभी इधर होता है। और मरियम बीबी जो है वो और भी चीज़ें हैं, वो कहती है कि मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो पैसे अभी दे तो मैं पैसे बैंक से लेके तो मैं ख़रीद लेती हूँ, मेरा क्या जाता है। तो बात ये एट द एंड ऑफ द डे ये इशू दोनों की साख का मामला है, फेडरल की भी और इशू है, दे शुड ऑल सिट टुगेदर। ये एनएफसी वगैरह ये कमिटीज इसीलिए होती हैं जबकि इंटर प्रोविंशियल और फेडरल प्रोविंशियल इश्यूज होते हैं तो इकट्ठे बैठ के फौरन सॉल्व करना चाहिए। ये क्राइसिस जो है ऑलरेडी हेडलाइंस बना रही है। तो मैं ये समझता हूँ दिस वॉज अ टेस्ट केस ऑफ शहबाज शरीफ एंड मरियम बीबी। इनको चाहिए था बैठ के इसका फ़ौरन हल निकालते जो भी था, और फिर उसके बाद सेम पेज पे इसको आगे लेंगे। अभी भी वक्त है, जगहसाई ना होने दें, आपस में मिलकर इस तूफ़ान को संभाल लें जिसमें इस हुकूमत की जगहसाई और इस हुकूमत के लिए हजीमत है। सेठ साहब, ब्रेक पर जाने आप यूनिफॉर्म के बारे में तबसरा कर दें, क्योंकि यार मुझे नहीं समझ आती आप लोग स्पेशली ख़वातीन इस मुल्क की, पता नहीं क्या चक्कर है, आप लोग मरियम से कुछ इनसिक्योर समझ रहे हैं आप? इनसिक्योर समझ रहे हैं आप? नहीं, आप लोग सब बड़ी इनसिक्योर है। कैसे? मुझे नहीं समझ आती। मैं जहाँ जाता हूँ सबसे ज़्यादा तनकीद मरियम बीबी की जो है वो ख़वातीन करती हैं। स्पेशली वो ख़वातीन जो खुद इतने इतने लंबे नाखून होते हैं उनके, हर रोज़ वो अपने कपड़े चेंज करती हैं और इम्पोर्टेड मेकअप करती हैं। वो सारा वक्त जो है वो मरियम के ऊपर यही तनकीद होती है कि देखिए इसके नाखून कितने लंबे हैं, देखिए इसने जो ड्रेस पहना हुआ है, देखिए ये तो समझती है ये अपनी बेटी है, अच्छा ये तो मॉडल बनी हुई है, ये चीफ मिनिस्टर तो नहीं है। मतलब यार या तो हो कि आप आम बंदा ये कहे फिर तो मैं बात मानने के लिए तैयार हूँ, मगर ये जो डिफेंस की ख़वातीन है या क्लिफ्टन की ख़वातीन है या इस्लामाबाद की यंग एंड ओल्ड ख़वातीन है, सारा वक्त चाकू लेके बैठी हुई है मरियम के ख़िलाफ़। क्यों? कि वो वही कर रही है जो आप भी करती हैं। तो या तो ये, मगर क्यों भाई, वो लीडर है उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जॉन एफ कैनेडी की अहलिया जैकलीन कैनेडी वाज लाइक अ मॉडल, और उनको फ़ख्र था कि हमारी फर्स्ट लेडी जो है शी इज़ लाइक अ मॉडल। इसी तरीके के साथ और भी बड़ी आप डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ उनको आप उनको देख लीजिए, मेलानिया ट्रंप। तो क्या इनको तकलीफ है? अगर मरियम ड्रेसेस अप अ लिटिल बिट और मैं आवाम को बात पसंद आती है कि हमारी चीफ मिनिस्टर जो है खूबसूरत लगती हैं, वेल ड्रेस्ड हैं और बड़ी अच्छा बोलती हैं, तो ये आप ख़वातीन को क्या तकलीफ है? पता नहीं, वैसे मुझे तो नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है। सोशल मीडिया तो खैर आपको पता है कौन चलाता है, इसलिए सोशल मीडिया की तो बात ही ना करें। सोशल मीडिया तो एक ही पार्टी चलाती है और उनका तो पूरा वेस्टेड इंटरेस्ट है। दूसरी बात ये है कि आज ये फिर तनकीद शुरू हो गई कि लो जी पुलिस से यूनिफॉर्म पा के खड़े हो गए, पिटिशन भी आ गई, पिटिशन भी कर दी किसी ने। अच्छा, अब अगेन मेरी ये व्यू है कि यार क्या तकलीफ है। जनवरी में 30th of जनवरी इस साल की जब केयरटेकर गवर्नमेंट थी जी, तो एक कानून पास हुआ था इस पंजाब हुकूमत में। अच्छा, इट वाज नोन एज द अमेंडमेंट इन पंजाब पुलिस ड्रेस रेगुलेशंस 474/C-1। अच्छा, ये नोटिफिकेशन था। ये नोटिफिकेशन में लिखा है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अपॉन मी ब्ला 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 ब्ला, अमेंडमेंट इन स्टैंडिंग ऑर्डर ब्ला ब्ला ब्ला, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर may wear uniform on
formal occasions like review of parades while addressing police darbars, visiting police establishments or any such occasion as specified for encouraging the police personnel and troops. मतलब कानून पास कर दिया कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के लोगों को मोटिवेट करने के लिए स्पेशल ओकेजन्स जैसे पुलिस की परेड्स हैं या किसी जगह पे पुलिस के यहाँ जाना है उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके साथ खड़ा होने के लिए, दिखाने के लिए हम आपके साथ हैं, आप और हम एक हैं। तो एक तो कानून भी उनके साथ था और जाहिर है उन्होंने ये ऐसे नहीं किया, उन्होंने सोच के किया, कानून देख के किया, अदरवाइज कभी ना करती वो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि नवाज शरीफ साहब ने भी एक ज़माने में जब वो पुलिस एकेडमी कहीं गए थे तो वहाँ उनकी भी तस्वीरें हैं, तो वो भी चीफ मिनिस्टर थे कि वो भी यूनिफॉर्म पहन के खड़े हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील। मैं समझता हूँ पुलिस का मोराल जो है वो अच्छा रखना चाहिए। आजकल के ज़माने में जब मोराल लो है, हालांकि ड्यूटी उनकी बड़ी सख्त है, जिस किस्म की उनसे ड्यूटी ली जा रही है, जिस किस्म की ड्यूटी ली जा रही है इसके ऊपर मैं तबसरा नहीं करूँगा, मगर ड्यूटी सख्त है। तो अगर उस वक्त उसके लिए अगर उनको थोड़ी सी मोटिवेशन दी और थोड़ा सा इसको ग्लैमराइज कर दिया, खातन की पासिंग आउट परेड थी, खातन को भी मैसेज चला गया, एक तीर से कई शिकार। और फिर उन्होंने अभी खातन के लिए एक डिजिटल पुलिस स्टेशन भी बनाया है, उसके ऊपर भी सब कुछ। तो यार गिव इट अ ब्रेक फॉर गॉड सेक, उनको चीफ मिनिस्टर उनको काम करने दें। सो वी गिव हर अ ब्रेक एंड नाउ वी टेक इन द शो। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदेद। सिर साहब, आपने कहा था कि ख्वाजा आसिफ ने कुछ अर्सा पहले जो जनरल बाजवा को याद करके कुछ बातें की थी किसी पॉलिसी के हवाले से कि पार्लियामेंट में बुलाया जाए, तो बाजवा साहब दुबई हैं, वापस आके वो ज़रूर इस हवाले से बात करेंगे। उन्होंने वापस आके उस हवाले से तो नहीं, लेकिन एक ऐसी शादी की तकरीब थी, बाय द वे शादी की तकरीब, उसमें उन्होंने एक हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, उनको पकड़ लिया, उनके कंधे पे, बाएँ कंधे पे हाथ रख के उन्होंने ना सिर्फ ये कि हमारी जो कुरान पाक हमारी मुक़द्दस किताब है उसके ऊपर बाकायदा हल्फ दिया, कब्र की कसम खाई, शफात नसीब ना हो, इस तरह की बातें करके 3 चीज़ों से उन्होंने इनकार किया। एक ये कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में या हुकूमत गिराने में उनका किरदार नहीं था, और दूसरा ये कि एक्सटेंशन के नहीं चाहते थे, ना ही उन्होंने किसी हुकूमती शख्सियत को उस अरसे में कहा, और ना ही उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाया, जिसका इल्ज़ाम उन पर इमरान खान साहब आयद करते रहते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें तो मीडिया में उसके बरक्स रिपोर्ट होती रही और आपके तज्ज़िये में अक्सर इसके बरक्स बात करते रहे। अब समझ ये नहीं आ रही कि बाजवा साहब ये बार बार वजाहतें क्यों दे रहे हैं, और अब इस हद तक आ गए हैं कि वो साबिक आर्मी चीफ रहे हैं लेकिन वो कस्में खा रहे हैं, क्यों? बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही हैं उन्होंने। ये पहली दफ़ा नहीं, पहले भी उन्होंने स्पेशल सहाफ़ियों को बुला के और यही बातें उनको कही हैं, मगर क्योंकि बात रुकती नहीं है, कहीं ना कहीं फिर आ जाती है बात, इनका जो रोल किरदार जो रहा है। तो फिर मेरा ख्याल है जब मैंने ये इशारा किया था कि अगर आप वो क्लिप दिखा देते तो अच्छा था, कि मैंने कहा था ये दुबई से आके कुछ बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन आने वाली है जनरल बाजवा की तरफ से। 28 तारीख को जनरल बाजवा वापस आ रहे हैं दुबई से, तो ये तो खबर दे रहा हूँ ना। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ऑलरेडी तैयार कर लिए लोग। अच्छा, जो कि ये क्या कहे, वो कुछ कहेंगे, ओके, मगर जब वो आएंगे तो फिर ये लोग जो हैं ये कहेंगे जी हमारी मुलाकात हुई है जनरल बाजवा से। अच्छा, और वो तो ये कहते हैं ये कि वो यही बात थी कि वो बड़े परेशान हैं। देखिए, जब वो बाहर थे ना, वो जब बाहर निकलते हैं ना, तो अगर पब्लिक में कहीं भी जाते हैं ना, शॉपिंग मॉल, ग्रोसरीज लेने या कहीं लेने गए थे, आपको याद है वहाँ पर क्या हुआ था? फ्रांस में भी गए थे जी, और पीटीआई वाले पड़ जाते हैं जी। तो बहुत शर्मिंदगी का बायस है ना ये बात कि आर्मी चीफ अपनी अहलिया के साथ दोनों 60+ वो जा रहे हैं कहीं और पीटीआई वाले पड़ जाते हैं, उनको गाली गलौज शुरू हो जाती है, वो सड़क के उस तरफ होते हैं, इधर से शुरू हो जाए, तो मसला बन जाता है। तो ही इज़ वेरी कीन कि अपना नाम किसी तरीके से क्लियर किया जाए, इसलिए ये उनको तकलीफ़ हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि कुछ सहाफ़ियों ने जो बाजवा साहब की बात करते थे उनको इंस्ट्रक्शंस आई हैं ऊपर से कि यार बाकी ठीक है, बाजवा साहब की गल ना कराया करो, हमारे चीफ हैं, चीफ रहे हैं, छोड़ दो। तो एडवाइस भी आई है कि बाजवा साहब की बात, इससे मतलब तकलीफ हो रही थी उनको। अच्छा, अब बाजवा साहब के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाँ, बिकॉज़ मेरी उनसे इतनी लंबी चौड़ी वाकफियत तो नहीं है, मगर मैंने उनको बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया था और वॉच किया था, और कुछ बातें मुझे मेरे इल्म में भी हैं। अच्छा, अब बात यह है कि लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड। उन्होंने ये कहा कि मैंने नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेजा।
इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि इमरान खान साहब की अप्रूवल के बगैर ये बाहर नहीं जा सकते थे। और उस वक्त इमरान खान साहब ने अपने शौकत खानम के डॉक्टर्स को भी बुला लिया था, और उनको जो एडवाइस दी जा रही थी उस वक्त वो ये था कि अगर खुदा न ख्वास्ता नवाज शरीफ को कुछ हो गया जी, तो फिर ये साहब गवर्नमेंट के ऊपर आएगी बात। तो अगर कोई भेजने वाला है बाहर वो तो इमरान खान था। अच्छा। मगर उस वक्त एक माहौल भी ऐसा क्रिएट हो गया था, प्लेटलेट्स गिर रही हैं, ये हो गया है, वो ना हो जाए, और फिर अदालतें भी घबरा गई थी। फिर तो मेरा ख्याल है कि अगर डायरेक्टली नहीं भेजा तो शायद इशारा हो गया हो नवाज शरीफ वालों को कि आप अदालत को से रजू करें और उधर से इजाज़त लें, हमारी तरफ से कोई मदाखलत नहीं होगी, हम नहीं कहेंगे कि इनको रोका जाए। ठीक है। फिर खान साहब छोड़ते हैं तो छोड़ दें, वी विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। अच्छा। तो ये नहीं कि जी इनको जाने दें, ये कि इनको अगर आप हम नहीं कहते कि इनको रोकें, एक फ़र्क है ना, एक है कि जाएं आप, इनको जाने दें, दूसरा ये है कि हम नहीं रोकते, आपने करना है तो आप करें, आपका फैसला। तो ये खान साहब का फैसला था, वो डर गए थे कि ये कुछ हो ही ना जाए। फिर उन्होंने देखा कि बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि भाई फैसला आपका है, और बाजवा साहब ने पहले भी खान साहब को एक दो हिदायत की थी कि देखिए अपोजिशन को साथ लेके चले, ये ना करें ऐसे। इमरान खान ने इल्ज़ाम भी लगाया है कि बाजवा साहब वो सॉफ्ट ऑन द अपोजिशन, ठीक। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि बाजवा साहब डिडंट वांट कॉन्फ्रंटेशन। अच्छा, अब बात ये है कि मैं एक आपको वो एक छोटा सा केस सुनाता हूँ जिससे शायद और भी कुछ रोशनी पड़े इन चीज़ पे। मैं जब क्रिकेट बोर्ड में था, अच्छा, तो 2017 में हमने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती। जब हमने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती तो बाजवा साहब आर्मी चीफ क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। हाँ, इंडीड, बाद में तो उन्होंने दावत दी कि जी पीसीबी क्रिकेटर्स को लेके आए, जैसे अब आसिम मुनीर साहब ने दावत दी है क्रिकेटर्स को कि इनको लाए, मैं इनका खाना करता हूँ। मगर इस वक्त तो कोई ऐसा मौका नहीं था, कोई जीते हुए तो नहीं थे, इनफैक्ट हारे हुए थे। ट्रेनिंग के लिए उधर बुलाया था, उनको मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा सा ठाप लगाने के लिए, कम ऑन बॉयज गेट ऑन विद इट। तो बाजवा साहब ने एज अ गुडविल जेस्चर कि इनको थोड़ा सा ठाप मिले, अच्छी, वेल डन, तो हमें बुलाया। तो मैं ले गया टीम को, तो आए वहाँ पर छोटी मोटी स्पीच हुई। तो उस वक्त वो तो एक नॉर्मल चीज़ थी। बाजवा साहब मुझे साइड पे ले गए। आज ये पहली दफ़ा मैं ये बात कहने लगा हूँ। अच्छा। पहली दफ़ा। अच्छा, जब वो साइड पे हो चुके हैं आप साइड तो बाजवा साहब मुझे साइड पे ले गए। 2017 की बात है, नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो चुके थे। हाँ, बिल्कुल 2017 में हो चुके थे। तो बाजवा साहब ने मुझे कहा कि उनको पता था कि मेरी कोई तल्लुकात हैं नवाज शरीफ साहब के साथ ज़ाती। अच्छा। तो मुझे तो अलग ले गए, तो कहने लगे सेठी साहब यकीन करें, हाँ, मेरा कोई रोल नहीं है नवाज शरीफ को निकालने में। मैंने जब इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि जुडिशल कमीशन बनानी है, तो मैंने इनफैक्ट ये सोचा था कि इनको एडवाइस करूं कि मत करें ये जुडिशल कमीशन JIT नहीं, जुडिशल कमीशन। पहले मियाँ साहब ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था ना, ओके, हाँ, उन्होंने फिर एक कमीशन बनाई जिसके फिर JIT बनी। हाँ। तो कहने लगे मैंने ये कहा था कि आप मत करें ऐसे, मगर हमारे जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने कहा कि आप मदाखलत ना करें, आप रहने दें, जो वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं वो करें। अच्छा। तो मैंने दिल में सोचा ये चाह रहे हैं कि मैं मियाँ साहब को ये बताऊं कि मेरा कोई रोल नहीं है आपको गिराने में, ठीक है, या आपने जो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए अपने गले ये चीज़ डाल ली है, ये उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैंने नहीं कहा था किसी को भी कि ये आप करें, इनफैक्ट मैं तो इसके ख़िलाफ़ था। ठीक है। फिर मुझे ये भी कहने लगे कि देखिए मुझे तो नवाज शरीफ साहब पसंद है। अच्छा, अब दिल में मैंने सोचा जाहिर है पसंद होंगे, तो बनाया तो चुके तो बनाता तो पसंद होंगे। तो बहरहाल उस वक़्त इन्होंने ये इस किस्म के उनके ख्यालात थे। ही वॉज नॉट एंटी नवाज। मेरा ख्याल है कि जो कुछ हुआ उस वक़्त, इनकी जो नवाज शरीफ साहब की छुट्टी हुई उसमें इनके इदारे का ज़्यादा बड़ा रोल था, खुद इनका अपना रोल इतना नहीं था। तो ये पहली बात तो मैं इत्तेफाक करता हूँ उनसे कि उन्होंने इस चीज़ के अंदर कोई रोल नहीं अदा किया। अच्छा। दूसरी बात ये अभी मैंने ऑलरेडी किया आपको कि जी बाहर भेजने वाली जो इश्यू है वो भी हो गया। हाँ। अब आइए एक्सटेंशन की बात। एक्सटेंशन में ये सिचुएशन ये है कि जब इमरान खान ने ये फैसला किया कि मैंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी है, तो अपोजिशन जो थी नवाज शरीफ साहब की,
वो सर चकरा गया उनका। उन्होंने कहा लो जी बाजवा साहब 3 साल रह गए तो उसके बाद फैज़ आ जाना, तो फैज़ आ जाना तो इमरान खान 20 साल 10 साल तक किधर नहीं गए और साड़ी तो मार मार के इन्होंने सानों से बुरकस कर देना, पूरा कर देना। ऑलरेडी पिटाई शुरू हो चुकी थी, हाँ दीवार में चुन दिया गया था। तो अब इन्होंने कहा कि नहीं इसको तो रोकना है जैसे भी है। तो इसमें 2 लॉबीज़ थी, एक्चुअली लॉबी एक ही थी, वो शहबाज साहब और आसिफ, ख्वाजा आसिफ उसको लीड कर रहे थे। वो कह रहे थे कि 180 हाँ कर दी है, 80 रुकावट इतना बनी है क्योंकि कल नू बाजवा साहब ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੁਣ। ਆਹੋ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। तो हम कैसे नंबर टांगे? ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਚੀਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब ऐसे थे डामाडोल। वो कह रहे हैं हाँ मगर देख लो हमारा बयानिया ये है, हमारा बयानिया। वो कह रहे हैं जी बयानिया अपनी जगह से, मगर वो जो अगे प्लान्स बनते पे हैं उसको रोकना है। तो इसलिए हमें अब एक चीज़ होने जा रही है तो उसको रुकावट नहीं करनी चाहिए असूलों के ऊपर। इस वक्त असूल क्या, हम तो बढ़ गए हैं तो और आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी आप कहीं ना कहीं तो कोई हमदर्दी रखें थोड़ी बहुत। तो इन्होंने फिर ओके कर दी। अच्छा अब क्या बाजवा साहब ने एक्सटेंशन मांगी थी या इमरान खान ने खुद दे दी? अच्छा बाजवा साहब ये कहना मैंने तो नहीं मांगी, हाँ यही कह रहे हैं वो, मगर इमरान खान के भी बड़े लोग थे वहाँ। अब नाम मैं क्या लूँगा, सबको पता है वहाँ भी प्रो बाजवा और प्रो इस्टेब्लिशमेंट लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है वहाँ पीटीआई में उस वक्त थी। फवाद चौधरी लेके और असद लेके और सारे ये थे, ये सारे कह रहे थे एक्सटेंशन दो ताकि ऐसी पक्के हो जाइए। और फिर यही कि जी बाजवा साहब के बाद वो आएंगे जनरल फैज़ आएंगे। तो यही तरीका है, अदरवाइज़ तो कोई और आ गया तो फिर वो अगली एक्सटेंशन वो ले जाएगा और हमारा कोई हमदर्द नहीं होगा तो फिर फैज़ भी नहीं बनेगा। ठीक है, यानी वो पहले से आमादा थे, इनको इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ी, इन्होंने तो पहले फैसला किया हुआ था देनी है। अच्छा अब बाजवा साहब को ये मेरा ख्याल है इन्होंने अपने आप को सिक्योर करने के लिए पीटीआई ने इन्होंने बाजवा साहब को बंदे भेजे कि सर ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ इधर जरा इन्होंने तैयारी कर ली थी। अब अगर आपके बाजवा साहब आप होते, आपने कहा तो नहीं कि मुझे एक्सटेंशन दे, मगर जब आपको ये कहा गया कि आप एक्सटेंशन ले लें तो हम तो लेट गए, हम तो आपने लेनी है तो दिल तो खुश हुआ होगा ना। लोग ये कहते हैं कि जब ये कॉम्प्लिकेशंस आ गई कानून के अंदर, याद है आपको? बिल्कुल। तो उस वक्त फिर बाजवा साहब खुद पहुंच गए थे पीएम हाउस। जी वो ये भी नोटेड है कि वहाँ बैठ के उन्होंने खुद नोटिफिकेशन ड्राफ्ट करवाया और नोटिफिकेशन करवाई। आपको याद होगा ये इशू कुछ 6 महीने पहले शुरू हो गया था। यस वो सुना था कि पहले ही वो समरी एक्सटेंशन की फिर एक ऐसी खत निकला प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर के साथ जिसमें एक्सटेंशन की जिक्र हो गया। हाँ, अगस्त के करीब की बात है ये, हालांकि उसने अगस्त से भी पहले। अच्छा हाँ, हालांकि उस वक्त कोई टाइम नहीं था, अभी तो नवंबर में जाके होनी थी। तो उस वक्त मैंने ये कहा और लोगों ने कहा कि लो जी एक्सटेंशन हो गई जी। मैंने कहा कि ये तो ऐसे एक्सटेंशन होती नहीं है। हाँ। वो पूरी फाइल मूव करती है। आई वॉज द फर्स्ट वन। मुझे याद है बिकॉज आई वॉज मॉनिटरिंग दिस। तो मैंने कहा यार इसका ये मतलब है ये बाजवा साहब को सिक्योर करने के लिए कि हम कल को जाके मुकर नहीं जाएंगे, उनको तकड़ा कर रहे हैं कि असी तोड़े नाल हां, और इसलिए ये अश्योरेंस एक किस्म की दे दी है। इसीलिए वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कभी नहीं बना, वो लीक हो गया मगर इट वाज नेवर मेड अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। कभी नहीं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बना। वो एक किस्म का गारंटी थी फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर कि हम आप ही को करेंगे। ठीक है। तो अब बाजवा साहब को खुशी तो बड़ी हुई कि एक्सटेंशन होगी, तो दोबारा दूसरी एक्सटेंशन के लिए उन्होंने कोशिश नहीं की। अब जो मेरा जो मौक़िफ़ है ना वो ये है कि यहाँ तक तो ये बात है कि वो खुद उन्होंने नहीं मांगी, मगर समझे कि सूरत हाल ऐसी बन चुकी थी कि सारे लम्हे पै गए, सारे खुद आके कह रहे हैं तो लो तो फिर ठीक है ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ होते फिर बिल्ला ही लेना इंटरनेशनल इंटरेस्ट अल्लाह खैर सल्ला कोई। हाँ वैसे भी इमरान खान साहब ने कहा था मुल्की हालात की वजह से ज़रूरी है। मगर जो थर्ड टाइम जो जिसकी मैं बात करता हूँ हमेशा कि जब ये फैसला हुआ कि जी अब आखिरी स्टेज पे कि किसको आर्मी चीफ बनाना है, जबकि पहला ये मौक़िफ़ ये था कि आपको याद होगा कि 6 माह इमरान खान ने ये बात कही थी, अभी वो गवर्नमेंट में ही था, मेरा ख्याल गवर्नमेंट में था नहीं, ही वॉज इन बाहर आ चुका था और पीडीएम की गवर्नमेंट थी। और इमरान खान ने एक प्रपोजल दी कि अगर 6 माह की एक्सटेंशन बाजवा साहब को हो जाती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। हाँ। वो क्यों कह रहा था?
वो इसलिए कह रहा था, उसका ख्याल था कि इलेक्शन हो जाएंगे, मैं जीत जाऊंगा, उसके बाद मैं फैसला करूंगा अगला आर्मी चीफ कौन आएगा। अगर अभी पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई और ये बैठ गई तो फिर ये अपना आर्मी चीफ और वो आसिम मुनीर को लगाएंगे। इसलिए अगर बाजवा साहब को 6 माह की एक्सटेंशन मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं है। मेरी असेसमेंट ये है कि बाजवा साहब वाज हैप्पी विद दैट कि 6 महीने हो जाए तो की हर्ज है, आई विल डू दिस। मगर उस वक्त कुछ और भी फैक्टर्स थे जो कि पीडीएम वाले थे, वो कहते थे नहीं, वी नीड टू डू दिस नाउ। और नवाज शरीफ साहब ने भी साफ इनकार कर दिया और नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था नो। मैं आपको बता दूं कि जिस रात आखिरी रात थी, उस रात को 2 बजे के करीब एक शख्स पहुंचा शहबाज शरीफ साहब के पास और उसने जाके शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप फलाने को लगा दें, आसिम मुनीर को मत लगाएं। तो शहबाज शरीफ साहब की कान पे टांग रही थी, तो वो बेचारे डरे हुए थे कि अब मैं क्या करूँगा। तो उस वक़्त उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वो तो बड़े मियाँ साहब ने फ़ैसला कर लिया है, अब ये तो होगा, वी विल अपॉइंट आसिम मुनीर। मगर कान पे टांग रही थी, यहाँ तक कि उस बंदे ने कहा कि ये हो सकता है कि मार्शल लॉ लग जाए। मैं बता रहा हूँ आपको, ये हॉर्सेस माउथ से मैं बता रहा हूँ, मेरी सोर्स पक्की है। मगर उस वक़्त फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा लगान दिन तो लगा दिन, हाँ मेरी बला से, हाँ तुमने ये नहीं काम करना, तुमने आसिम मुनीर को ही लगाना है। और शहबाज साहब टिक गए और हाँ, हालांकि काम पे टांग रही थी लेकिन फैसला सही साबित हुआ, फैसला सही था। और अब राना सनाउल्लाह साहब से फिर बहुत सी और डेवलपमेंट्स हो गई। थर्ड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पॉइंट है, लेकिन मेरा ख्याल है उस पर कर लेंगे बात ब्रेक पे जाने से पहले। कॉन्फिडेंस वाला भी जो है उसमें भी मैं आखिरी बात सिर्फ ये कहूँगा कि अगर बाजवा साहब की तरफ से इशारा ना होता कि मैं न्यूट्रल रहूँगा, जिसको ऑपोजिशन ने समझा कि हुण उन्होंने सपोर्ट करेंगे, गो अहेड। न्यूट्रल होना इन सेम पेज इज लाइक सेइंग गो अहेड। तो उन्होंने फिर ये कह के एक दूसरे को इकट्ठा किया। उस वक्त भी शक था कि यार न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही ना रह जाए। तो फिर कुछ लोग भाग दौड़ होने का नहीं तुसी फिक्र ना करो, इमरान होनी सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो तुहाडे वास्ते ग्रीन लाइट है, करो। मगर ये नहीं कि जी बाजवा साहब ने किसी को फोन करके नहीं दे रहे थे, उन्होंने किसी को फोन करके कुछ नहीं कहा, मगर एक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया। चलें, ये है उसका तो ये कि जी वो उसके बगैर ये लोग कभी भी इकट्ठे ना होते, कभी भी ये ना करते। मगर फिर ये भी है कि आखिरी दिन जबकि चौधरी परवेज इलाही को फ़ोन आया, उनको भी, और वो सीरियसली बाजवा साहब ने फ़ोन किया कि आप मत जाएं, आप इमरान के पास जाएं। मगर बात यह है कि मेरा ख्याल है उस वक्त पता था कि चौधरी साहब इधर जाए या उधर जाए, फर्क नहीं पैंदा। तो सोचा मेरा ख्याल है कि जरा मैं इधर भी थोड़ा जा, कल ना होवे फेल हो जाए तो वो ना कहे, पता लगे कि मैं चौधरी ने कैसे तेरे को जाए। हाँ, गुफ्तगू बड़ी तवील होगी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग थी। और इसमें जब राना सनाउल्लाह साहब ये पॉइंट भी उठा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब एक्सटेंशन के हक में नहीं हैं, तो आने वाले अरसे में ऐसे बहुत से सवाल हैं जहनों पे। और ज़ाहिर है सेठी साहब का एनालिसिस और इन्फॉर्मेशन दोनों मोतबर और मुस्तनद हैं, लेकिन हम ब्रेक से वापस आके करेंगे मज़ीद बात। वेलकम बैक। वक्त मुख्तसर, अदनान ज़फ़र साहब कराची से, सेठी साहब से क्या जानना चाह रहे हैं? पाकिस्तान जो आजकल जीओ पॉलिटिकल सिचुएशन में घिरा हुआ है, उसके लिए ये आइडियल है कि वो किसी से भी दुश्मनी ना रखे। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, अगर पाकिस्तान का ताल्लुक इंडिया से अच्छा हो, ईरान से अच्छा हो, अफगानिस्तान से अच्छा हो, इजराइल से अच्छा हो, तो इसमें क्या मजाक है, इसमें क्या बुराई है? जी, इस बात तो आपने बड़ी सही की है, मगर बड़ी आइडियलिस्टिक किस्म की बात है। 2 हाथ से ताली बजती है। कैसे इसराइल के साथ अच्छे तल्लुकात किए जाएँ, जिस किस्म की हरकतें इसराइल कर रहा है? क्या आप अलहदा हो सकते हैं दुनिया से? इस वक्त सारी दुनिया तनकीद कर रही है इसराइल की, जो वो जुल्म कर रहा है वहाँ। तो इसराइल के साथ कैसे तल्लुकात अच्छे होंगे? दूसरी बात, आइए इंडिया की तरफ आपने इशारा किया। एक ज़माना था कि तल्लुकात बुरे नहीं थे, मगर जब से और कोशिश की जा रही थी किसी तरीके के साथ मसले हल किए जाएँ, जनरल मुशर्रफ की भी बड़ी कोशिश थी और नवाज शरीफ साहब की भी बड़ी कोशिश थी। मगर जब से नरेंद्र मोदी आया है, वो दिन है और आज का दिन है कि वो मुसलमान कार्ड और पाकिस्तान कार्ड खेल के उसने जहर डाल दिया इंडिया की आबादी के अंदर, लोगों के अंदर। और जिस किस्म की उन्होंने ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन उनके रॉ वालों ने जो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये सारी जो टेररिज्म हो रही है जिसके अंदर उनका बहुत बड़ा हाथ है, इन हालात के अंदर दो हाथ से कैसे ताली बजेगी? अभी आप देख रहे हैं कि फिर बात यहाँ शुरू हो गई है कि तजारत होनी चाहिए। यह ज़ाहिर है हमारे फ़ायदे में है, मगर ये पहले भी हमारे फ़ायदे में थी। हमने क्यों नहीं किया उस वक़्त जब ये ऐसी बात नहीं थी?
इसलिए नहीं किया बिकॉज वो कश्मीर का मामला जो है वो रास्ते पे आ जाता है। हमने अपना कश्मीर के ऊपर जो मौक़िफ़ है वो तब्दील करने में बिल्कुल हमेशा इनकार कर दिया है। अब इंडिया ने जो अपना मौक़िफ़ नया किया है इख्तियार वो ये है कि टेररिज्म, कि पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट करता रहा कश्मीर के अंदर। तो अब ये दोनों जो हैं अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगी? अब ऐसी एक सिचुएशन आई है कि हम समझते हैं कि टेररिज्म जो है वो तो हमें फेस करनी पड़ रही है, हमने एक्सपोर्ट क्या करनी है। तो इसलिए अब हम समझते हैं कि तजारत खोल लेनी चाहिए ताकि हमारा फ़ायदा है उसमें। मगर इसी वजह से इंडिया इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है आपके लिए, तो आपके साथ तजारत करने के लिए। एक तो ये कि उनकी इकॉनमी इतनी बड़ी हो गई है कि वो 8-10 बिलियन की अगर वो एक्सपोर्ट भी कर देंगे आपकी तरफ तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी भी बहुत सी एक्सपोर्ट दुबई के ज़रिए हो रही है, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इस एक्सपोर्ट के अंदर। हमें फ़ायदा है क्योंकि सस्ता माल इंडिया से आ सकता है अक्रॉस द बॉर्डर, और जब यहाँ शॉर्टेज होती है तो वो पूरा हो सकता है। तो अब नरेंद्र मोदी तो इस वक्त मुसलमान पाकिस्तान का कार्ड हिंदुस्तान में खेल रहा है, और वो हमेशा इलेक्शन के दौरान ये कार्ड खेलता है, तो इस वक्त तो कोई चांस नहीं है। मगर जब नरेंद्र मोदी वापस आ जाएगा और फिर शायद ये पाकिस्तान मुसलमान का कार्ड शायद इतना ना खेले, तो फिर क्या उस वक्त कोई मौका मिल सकता है कि तजारत फिर से एक दफ़ा खुल जाए? मैं समझता हूँ हम तैयार होंगे, मगर क्या नरेंद्र मोदी तैयार होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात है। बिल्कुल ठीक। और ईरान और अफगानिस्तान कहेंगे आप? बस वो मुख्तसर ये है कि ईरान के साथ भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं। आपने देख ही लिया, एक तरफ अमेरिका बादशाह हमें नॉर्मलाइज करने नहीं देता, दूसरी तरफ इंडिया और अफगानिस्तान और ईरान के बड़े तल्लुकात हैं, और ईरान भी जो है वो बहुत मुश्किल नेगोशिएशन करता है। आप समझते हैं हमारे प्रॉब्लम्स अमेरिका के साथ हैं, हमारे ईरान के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं। हम उनको वो हमें समझते हैं हम अमेरिकन एजेंट हैं, ठीक है। और ये तारीखी एक उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान इज़ अ ट्रोजन हॉर्स, मतलब कि अमेरिका का एजेंट है छुपा। और ये जो बॉर्डर के ऊपर उनके ख़िलाफ़ एक महाज बना हुआ है बलोचों का, वो ये भी समझते हैं कि उसमें अमेरिका का हाथ है और हम रोक नहीं रहे हैं। तो ये मुश्किल है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं। नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए, मगर अब इतना पानी सर से गुजर चुका है और इतने बेतमादी हो चुकी है अफगानिस्तान पाकिस्तान में, ईरान पाकिस्तान में, इंडिया पाकिस्तान में, कि ये इतना आसान नहीं है। ब्रिज करना आसान नहीं होगा। लेकिन मारूफ ताजर आरिफ हबीब साहब ने जब शहबाज शरीफ साहब से सवाल किया, उनके सामने एक रिक्वेस्ट रखी, तो उन्होंने कहा कि भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन करनी चाहिए, आपको हाथ बढ़ाना चाहिए, और शहबाज शरीफ साहब आप ये कर सकते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब किस हद तक कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ये है अपनी जगह पर हम सवाल एक्सप्लेन किया है। हाँ, कि ये मुश्किलात हैं। चलें, उनका हाथ आपने कर लिया। हाँ, बट वो अंग्रेजी का मुहावरा है, द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशन। नेक नियति है, लेकिन आगे क्या है ये मंजूर खुदा होता है। जो अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत है।